नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी शिक्षकों के बारे में, खास करके वैसे शिक्षकों के बारे में जिनको ट्रांसफ़र लेना है या जो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो आपको ट्रांसफ़र कराने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो है आपको ई शिक्षा कोष प्रोफाइल पर जो है डाटा अपडेट करना होगा। आपको जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा। बहुत सारे शिक्षकों ने अपलोड कर दिया है, अपडेट कर दिया है प्रोफाइल को, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ई शिक्षा कोष प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है। तो एक बारी आप जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल को जो है अपडेट कर लें। जो निवास प्रमाण पत्र अपलोड होने का जो समय सीमा था वो 5 जून को था, फिर बारी बारी से जो है उसको बढ़ाया गया है कुछ जिलों के द्वारा। लेकिन जब आप दिन में ई शिक्षा कोष प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो संभवतः आप ये मान के चले कि हो सकता है कि ओटीपी नहीं आए। अगर आप रात में ट्राई करते हैं 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे 7 बजे से पहले, तो ओटीपी आएगा और आपका ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक जो ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अब तक अपडेट नहीं किए हैं, उसका मेन कारण ये भी है कि दोस्तों वो दिन में करते हैं और दिन में ओटीपी नहीं आता है, जिसके कारण से वो सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो आप एक बार जो है रात में ट्राई करें, एक वो चीज़ हो गया। ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अपडेट करने के साथ साथ जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, डीसीएफ फॉर्म है शिक्षकों के लिए, वो आपको जिला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। उसी को देख करके आपका जो है ई शिक्षा कोष वेरीफाई किया जाएगा। जब तक आप जिला में या प्रखंड में डीसीएफ फॉर्म जमा नहीं करेंगे, प्रखंड में आपको जमा करना है, प्रखंड से जिला में जाएगा, जब तक आप बीआरसी में डीसीएफ फॉर्म जमा नहीं करेंगे तब तक जो है आपको जून माह का वेतन नहीं मिलेगा, यानी जून माह का वेतन स्थगित रहेगा। इसलिए दोस्तों, ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय खुल गया है और आप जो है प्रखंड कार्यालय में डीसीएफ फॉर्म जो है सही सही भर के जमा कर दें। और डीसीएफ फॉर्म जमा नहीं करने वाले शिक्षकों पर दोस्तों स्पष्टीकरण निकाला गया है, या डीसीएफ फॉर्म जमा करने का जो है समय सीमा जो है वो तय किया गया है। इसीलिए आप ई शिक्षा कोष प्रोफाइल को आज ही अपडेट कर लें। जो निवास प्रमाण पत्र है 200 KB पीडीएफ में, वो आज ही आप अपडेट कर लें। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के अतिरिक्त अगर कुछ गड़बड़ी है आपका, हो सकता है आपके नाम में कुछ त्रुटि हो सकता है आपके पिता के नाम में कुछ त्रुटि हो सकता है आपके माता के नाम पे कुछ त्रुटि हो सकता है अन्य कोई डिटेल्स में कुछ त्रुटि हो, तो उसके लिए आप डीसीएफ फॉर्म के साथ में एक एप्लीकेशन दे देंगे और आपका जो है वो सुधार कर दिया जाएगा। एक ये पत्र देख रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार के द्वारा निकाला गया है। प्रेषक हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट हेतु ई शिक्षा कोष फॉर्म में डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी ई शिक्षा कोष का डाटा उपलब्ध कराना है किस फॉर्म में, वही बार बार जो बोला जा रहा है कि डीसीएफ फॉर्म के रूप में। महाशय, उपर्युक्त विषय के आलोक में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट करने हेतु ई शिक्षा कोष फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, यानी डीसीएफ फॉर्म ई शिक्षा कोष का आपको उपलब्ध कराया गया है। अतः प्राप्त आदेश के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंडाधीन संलग्न ई शिक्षा कोष फॉर्म में शिक्षकों का विवरणी लेते हुए कार्यालय को दिनांक जो है 22 जून 2026 के पूर्वाह्न 11 बजे तक बिना चूक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और ये जो आपका डीसीएफ फॉर्म लिया जा रहा है या ई शिक्षा कोष जो प्रोफाइल अपडेट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफ़र का एक पार्ट है दोस्तों। ट्रांसफ़र का प्रक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका डाटा जो है सही नहीं होगा तो आपका ट्रांसफ़र कैसे हो पाएगा। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है, जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको जो है गृह पंचायत दिया जाएगा, पुरुष शिक्षक हैं गृह प्रखंड के बगल वाला प्रखंड दिया जाएगा। जब तक आपका परमानेंट रेसिडेंस वेरीफाई नहीं होगा कि आप परमानेंट रेसिडेंस कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तब तक आपका ट्रांसफ़र कैसे हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आज ही आप अपना ई शिक्षा कोष जो है प्रोफाइल अपडेट कर लें, निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर दें उसमें, और डीसीएफ फॉर्म भर के यथाशीघ्र अपने प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा कर दें। एक ये पत्र आप देख रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा निकाला गया है। 20 जून का ये पत्र है और सेवा में विद्यालय अवर निरीक्षक, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी बीईडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, बीआरसी भागलपुर। विषय है ई शिक्षा कोष का डाटा प्रपत्र में समेकित कर उपलब्ध कराने के संबंध में।
महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विभागीय निर्देशानुसार ई शिक्षा कोष में सभी कोटि के शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट किया जाना है। विहित प्रपत्र में डाटा समेकित कर उपलब्ध कराया जाना है। ई शिक्षा कोष पर जो प्रोफाइल अपडेट करना है दोस्तों, सभी कोटि के शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, सभी कोटि के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। उसमें आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है और साथ ही साथ डीसीएफ फॉर्म भर के प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर ई शिक्षा कोष का डाटा प्रपत्र में समेकित करते हुए प्रखंड संसाधन के बीईडीएमसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को लैपटॉप के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 22 जून को पूर्वाह्न 10 बजे उपस्थित होकर ई शिक्षा कोष का डाटा प्रपत्र पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करेंगे। और ये जो पत्र है दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भागलपुर के द्वारा निकाला गया है। दोस्तों एक बार आप ये वाला पत्र देखें दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नानपुर सीतामढ़ी के द्वारा निकाला गया है। प्रेषक हैं जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है सेवा में, इस लिस्ट में जितने भी शिक्षकों का नाम है। प्रसंग है क्या, विषय स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें कहा गया है कि दोस्तों महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि डीसीएफ फॉर्म जमा करने हेतु बार बार अधोहस्ताक्षरी संकुल संचालक संकुल समन्वयक द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आदेश निर्देश दिया गया, किंतु आपके द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए डीसीएफ फॉर्म बीआरसी पर 20 जून तक जो है जमा नहीं कराया गया है। बहुत सारे शिक्षक, जैसे ग्रीष्म अवकाश चल रहा था दोस्तों, गर्मी का छुट्टी चल रहा था, इस वजह से भी हो सकता है कि कोई बाहर के होंगे, वो जमा नहीं कर पाए होंगे। तो स्पष्टीकरण पूछा गया है कि आप जो है 20 तारीख तक डीसीएफ फॉर्म जमा नहीं किए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि आपके दृष्टि से उच्च अधिकारी के आदेश का कोई महत्व नहीं है। अस्तु आपको निर्देश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 24 घंटे के अंदर प्रधानाध्यापक से स्पष्ट मंतव्य के साथ अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे कि किस परिस्थिति में आपके द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश को अवहेलना करते हुए डीसीएफ फॉर्म जमा नहीं किया गया है। संतोषप्रद स्पष्टीकरण एवं डीसीएफ फॉर्म जमा होने तक आपका वेतन स्थगित किया जाता है। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नानपुर सीतामढ़ी के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। दोस्तों सिर्फ इतना करना है, जब टीचर आईडी पासवर्ड से आप जैसे ही उसको लॉगिन करेंगे तो आप टीचर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जैसे ही जाएंगे तो आपको एड्रेस दिखेगा। एक दिखेगा करेक्ट, इनकरेक्ट, दो में से कोई एक को चुनेंगे। अगर आपका एड्रेस सही है तो कुछ उसमें गांव का नाम या आपका पोस्ट भरने के लिए आएगा और आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट उस पर अपलोड करना है। कितना का, मिनिमम 200 KB का PDF में आपको अपलोड करना है। OTP से आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन जो है, ये कन्फ्यूजन है कि नियुक्ति जिस समय हुई थी वो वाला रेसिडेंस देना है या नया रेसिडेंस देना है। आप कोई सा भी प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए और वो अपडेट कर दीजिए। जहाँ तक बात डाटा करेक्शन का है दोस्तों, आप जैसे ई शिक्षा कोष पे लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपका कुछ डाटा जो है इनकरेक्ट आपको दिखाई दे, गलत दिखाई दे। तो ऐसे डाटा को आप जो डीसीएफ फॉर्म भर के देंगे तो उस पर सही भर के देंगे। तो डीसीएफ फॉर्म आप कैसे भरेंगे, तो 2 पेज का जो फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों विभाग के द्वारा, एक तो है कि आपका जो नाम है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स में आप इसको भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिस तरह से है। आप अपना जेंडर भर देंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। सोशल कैटेगरी का मतलब हुआ दोस्तों कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन यूआर में हुआ हो, जनरल कैटेगरी के सीट में हुआ हो, लेकिन आपका कैटेगरी क्या हो, बीसी हो, ईबीसी हो, तो आपका जो सोशल कैटेगरी है वही सोशल कैटेगरी आपको भरना है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका जो है ई शिक्षा कोष पर उनका कैटेगरी चेंज है या गलत है, बीसी हो गया है, यूआर है तो ईबीसी हो गया है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप एड्रेस ही उस पर अपडेट कर पाएंगे, लेकिन डीसीएफ फॉर्म में आप सही भर के देंगे। उसके बाद है रिलीजन, उसके बाद है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों, अगर आप विशिष्ट बीपीएससी है तो रेगुलर हो जाएगा। टाइप ऑफ टीचर, टाइप ऑफ सब टीचर, क्लास कैटेगरी कौन सा है, 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 10 के हैं, 11 12 के हैं। उसके बाद है दोस्तों अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट अगर 1 to 5 की बात करें तो 3 गो सब्जेक्ट होता है। एक होता है आपका जनरल, एक होता है उर्दू, एक होता है बांग्ला। जिस सब्जेक्ट में आपकी बहाली हुई है वो वाला सब्जेक्ट आप लिख देंगे। जनरल है तो जनरल लिख देंगे।
और यहाँ पर है दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 15 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस आप कौन सा दें। जो नियोजित शिक्षक हैं 2025 से पहले जो नियोजित शिक्षक थे तो अलग अलग साल में नियुक्त अलग अलग नियोजित शिक्षकों का अलग अलग ज्वाइनिंग तिथि था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो सबका एक तिथि हो गया। यहाँ पर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है आप उसको इसमें भर दिए। उसके बाद है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, अगर आपका ट्रांसफ़र होकर के आए हैं किसी दूसरे ज़िले से आप ट्रांसफ़र होकर के आए हैं तो पहला ज़िला में कब आप ज्वाइन किए थे वो इसमें भर दीजिए। उसके बाद है जीपीएफ नंबर, यूएएन नंबर, प्रान नंबर। जो नियोजित शिक्षक हैं अपना डेटा भर रहे हैं तो वो अपना यूएएन नंबर भरेंगे, जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक हैं तो प्रान नंबर भरेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक भरे हैं तो उनको प्रान नंबर ही भरना है। ऐसा नहीं जो नियोजित थे पहले उनको यूएएन नंबर मिला था तो यूएएन नंबर भी भर दिए और प्रान नंबर भी भर दिए। जो राजकर्मी शिक्षक हैं वो प्रान नंबर या जीपीएफ नंबर जो भी हो वो आपको भरना है। यूएएन नंबर सिर्फ नियोजित के लिए है। पोस्टिंग डिटेल्स का मतलब हुआ कि आपका जो विद्यालय है कौन जिला में है, कौन प्रखंड में है, सीआरसी कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट लेवल क्या है, आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द करेंट स्कूल, जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग होगा। जैसे आप एक स्कूल में 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही आपका यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको सही डाटा भर करके देना है। उसके बाद है दोस्तों मेरिटल स्टेटस। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिस समय वो ज्वाइन किए होंगे या ई शिक्षा कोर्स पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय वो अनमेरिड होंगे, लेकिन अब वो मैरिड है। चूंकि उस पर एडिट वाला ऑप्शन नहीं है तो आप DCF फॉर्म में भर देंगे, मैरिड कर देंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो अपना वाइफ का नाम, ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आप भर दीजिए, अपॉइंटमेंट कैटेगरी भर दीजिए, डिसेबल है तो वो दे दीजिए, कोई अवार्ड मिला है तो वो दे दीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है DCF फॉर्म में जो कन्फ्यूजन है दोस्तों वो है परमानेंट एड्रेस को लेकर के और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को लेकर के। खास करके महिला शिक्षिका सब जो है उनको कन्फ्यूजन है कि एड्रेस कहाँ का दें, जहाँ उनकी शादी हुई है वहाँ का एड्रेस दें या मैके का एड्रेस दें। तो एड्रेस में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपका परमानेंट एड्रेस यानी जहाँ आपकी शादी हुई है वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा, तो परमानेंट एड्रेस आपको वही देना है। परमानेंट एड्रेस में जैसे आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर नहीं होगा है तो वार्ड नंबर होगा, स्ट्रीट होगा, पंचायत कौन सा है, पिन नंबर, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, स्टेट। उसके बाद है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट किए थे वो वाला दिए हैं क्या, या उसका नंबर। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिस समय उनका नियुक्ति हुआ था तो उस समय जो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए थे तो हो सकता है उसको नहीं मिल रहा हो। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका खो गया होगा, किन्हीं को मिल नहीं रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपको फिलहाल दे दीजिए। विभाग के द्वारा आपको आदेश दिया जाएगा या दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया जाएगा कि भाई अगर पहले वाला डोमिसाइल का आवश्यकता पड़ेगा तो वो वाला मांगा जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, जो डोमिसाइल आपके पास है वो डोमिसाइल का नंबर आप दे दीजिए और कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो है तो आप उसका जेरोक्स लगा दीजिए इस पेज के साथ में। ये तो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद है दोस्तों करेंट एड्रेस। करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है सेम हो, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो। जैसे कोई शिक्षक हैं वो पटना उनका घर है लेकिन वो जॉब करते हैं कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में वो रहते हैं लेकिन उनका घर कहाँ है, पटना में है, तो परमानेंट एड्रेस वो पटना का देंगे। चूँकि वो रह रहे हैं कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, तो जाहिर सी बात है कि वो करेंट एड्रेस वो मुजफ्फरपुर का दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर डाटा उस सेम तरीके से आप अपना जो है हाउस नंबर, स्ट्रीट, पंचायत, पोस्ट ऑफिस, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये आप सारा डाटा को आप भर दें। उसके बाद इसमें फिर से है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय में जो आपने डोमिसाइल दिया था क्या वो डोमिसाइल है, वो दे रहे हैं तो उसका नंबर दे दीजिए, या जो आप दे रहे हैं वो दे दीजिए। और ये डाटा भर करके दोस्तों, ये जो 2 पेज का डाटा है ये भर करके आपको जो है अपना प्रखंड कार्यालय में आपको जमा कर देना।